जैसा कि आप लोग को जानकारी में है कि पिछले 3 साल से लगातार हम इस मंच पर अवसर साई ध्वनि पत्रिका के फेसबुक पर लाइव करते आ रहे हैं। अभी भी लाइव हो रहा है फेसबुक पर, अवसर साई ध्वनि पत्रिका के पेज पर भी। लेकिन एक बदलाव यह लाया है कि गूगल मीट के माध्यम से लेखों को प्रस्तुत इसलिए करते हैं कि हम लोग बिल्कुल आमने-सामने रहे। नहीं तो पहले तो रचनाएँ मंगवा लेते थे, ऑडियो मंगवा लेते थे, रचनाकार रहे ना रहे, उनकी रचनाएँ प्रसारित हो जाती थी। माने रचनाकारों में वो रुचि नहीं रहती थी कि हम सामने आकर रचनाओं का पाठ करें। सामने आकर रचनाओं का पाठ करने का एक अलग। हाँ, मैं उस समय माइक बंद किया था। मैं बोल रहा था कि जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पिछले 3 साल से, कोरोना काल से, समझिए 4 साल से, हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन हम सोशल मीडिया के माध्यम से करते रहे, काफ़ी लोकप्रिय रहा। और उसके बाद देश भर में यह सिलसिला चल पड़ा है। और आप लोग की दुआ से, आप लोग की शुभकामना से हम लोग के कार्यक्रम का एक अपना स्तर है और अपनी खासियत है। इसमें हम कई तरह से नए पुराने दोनों रचनाकारों को एक साथ मंच पर लाने का प्रयास करते हैं, आज भी कर रहे हैं। किसी खेमा, किसी गुट से बाहर होकर हमारी मंशा सिर्फ यही रहती है कि इसमें नए लोग भी आए, पुराने लोग भी आए और सब अपनी अपनी रचनाओं का पाठ करें। लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है कि हम 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा से अधिक ना अतिथि को बैठा सकते हैं, ना हम बैठ सकते हैं, या सोशल मीडिया भी साथ नहीं देता है। तो सबसे पहले जो लोग जुड़ते हैं उनको हम 10-12 रचनाकार जो पहले जुड़ जाते हैं उनको हम प्राथमिकता देते हैं, पहली बात। दूसरा बदलाव हमने, घनश्याम जी भी नए दिल्ली से जुड़ गए हैं। दूसरा बदलाव हमने जो लाया, जो आप लोग देख रहे हैं, 3 बदलाव लाया जो कि आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं। दूसरा बदलाव जो हम लोग लाए हैं कि अवसर साहित्य यात्रा, गूगल व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप है, रचनाएं से भेज दीजिए, कोई पढ़ता उड़ता है नहीं, बस डाल दिए हो गया। लोग समझते हैं कि लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। हमने सोचा कि पढ़ने की आदत डालने के लिए अवसर साहित्य यात्रा का हमने आरंभ किया और आप लोग की दुआ से काफ़ी सफल रहा। जितने भी रचनाकार जुड़े हैं, दूर दूर के नए पुराने जो भी रचनाकार जुड़े हैं, हमने किसी एक विधा पर मतलब कि सिर्फ कविता लोककथा को लेकर नहीं, महीना भर में 4 सप्ताह है, 4 विधाओं पर हम केंद्रित करते हैं। और एक विधा पर 1 सप्ताह, सोमवार को चित्रकला और संगीत पर, दूसरा सप्ताह कहानी पर, तीसरा सप्ताह लघु कथा पर और चौथा सप्ताह कविता गोष्ठी पर। तो इस बार इस सप्ताह चौथा सप्ताह था जिसमें कविता सप्ताह चला। सोमवार से शनिवार तक बहुत सारी कविताएं, अच्छी कविताएं भी आई, साधारण कविताएं भी आई। और इसकी अध्यक्षता की, आज जो अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर सुनीता जी, अभी मंच पर उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया से उस अध्यक्षता को निभाया। उसके प्रभारी थे डॉक्टर अनुज प्रभात जी। तो वो सप्ताह भर के बाद हम क्या करते हैं कि उसका एक फिर जो हमारा अगला दिन होता है यानी रविवार, उसमें उस विधा से संदर्भित हम हेलो फेसबुक साहित्य सम्मेलन करते हैं। तो कविता सप्ताह हो गया था, तो आज हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन का आयोजन है। आप लोग उपस्थित हैं, आप लोग का हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस मंच पर। और इसमें कई बार जिसको जैसा मौका मिलता है लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आपको खुशी होगी कि मैं इसको रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब पर भी डालता हूँ, क्योंकि यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम कभी भी देख सकते हैं, जब फुर्सत मिल जाए तब उस कार्यक्रम को देखते हैं। और लोग देख रहे हैं, 50 लोग 100 लोग भी यदि देखते हैं इस साहित्यिक कार्यक्रम को, तो इसको आप एक शून्य बढ़ा कर सोचा कीजिए, क्योंकि ये बौद्धिक स्तर का कार्यक्रम है। तो मुझे प्रसन्नता होती है कि ढेर सारे लोग देख रहे हैं। हम कार्यक्रम को बहुत अधिक विस्तार में और नहीं बताना चाहेंगे। एक और बदलाव जो लाए वो बता रहे हैं कि हेलो फेसबुक जो कवि सम्मेलन या लोक कथा सम्मेलन करते हैं, तो उसमें पहले सिर्फ रचनाकारों की रचनाएं प्रस्तुत करते थे। अब हम क्या किए कि किसी एक रचनाकार पर केंद्रित करते हैं पहला सत्र में, ताकि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी हम लोग को मिल सके, चाहे वो नए रचनाकार हो चाहे पुराने रचनाकार हो। तो इस मायने से हम देखते हैं कि नए रचनाकार हो या पुराने रचनाकार हो, उनके व्यक्तित्व कृतित्व दोनों का मूल्यांकन हम करते हैं। तो उस मायने से प्रथम सत्र में हम किसी एक नए रचनाकार या पुराने हो, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर उनकी 15 मिनट एकल पाठ सुनते हैं और उन कविताओं का फिर हम मूल्यांकन करते हैं। अध्यक्ष महोदय हमारी जो होती हैं उसकी अध्यक्षता करती हैं। और फिर दूसरे सत्र में
अध्यक्ष जी की 2 कविताओं के बाद जो भी पहले उपस्थित होते 10-12 लोग, उनकी एक-एक कविताओं का हम पाठ सुनते हैं और फिर उन सभी कविताओं पर फिर हमारे अध्यक्ष महोदय अपनी राय परामर्श अध्यक्ष उद्बोधन के रूप में देते हैं। तो इस तरह से आज का हमारे यहाँ कार्यक्रम आरंभ है और आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मंच पर यह सौभाग्य है कि एकदम जो भी अतिथि या मुख्य अतिथि या मुख्य अध्यक्षता के रूप में आते हैं, एकदम समय पर उपस्थित हो जाते हैं, ताकि उसके लिए हमको विलम्ब इंतज़ार नहीं करनी पड़ती है। अब आप लोग से निवेदन ये है कि आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, ताकि किसी तरह की व्यवधान ना आए और हम जो बोलेंगे उसको आप सुनेंगे और जब आप बोलेंगे तो हम सुनेंगे। मतलब कि जब लोग बोलेंगे तब अपना माइक ऑन कीजिएगा। अभी अध्यक्ष महोदय आप भी अपना माइक को बंद कर लीजिएगा और भी जितने लोग हैं अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हमारी जो अध्यक्षता की भूमिका अदा कर रही हैं, वो देश की सुप्रसिद्ध, कहीं की आवाज़ आ रही है, कृपया माइक को अपना बंद कर लें जितने लोग उपस्थित हैं। कहीं से आवाज़ आ रही है सनसनाहट। इसमें इंदु उपाध्याय जी तेज है मोबाइल कंप्यूटर देखने में, बतलाइएगा कि किनका माइक खुला हुआ है। यदि किसी का खुला हुआ तो आप वहाँ से आवाज़ दीजिए। ठीक है नहीं, कंप्यूटर नहीं देखे सर, पेपर मेरे हाथ में। अच्छा, धन्यवाद। किसी माध्यम से आप देखिएगा। तो अब मैं कह रहा था कि आज हमारे अध्यक्ष की भूमिका में जो है वो देश की प्रतिष्ठित साहित्यकार कवित्री सुनीता सी सुधा, डॉक्टर सुनीता सी सुधा जी उपस्थित है हमारे मंच पर। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं मंच की ओर से और आप सभी की ओर से। डॉक्टर सुनीता सी सुधा जो बनारस की रहने वाली है, जैसा कि उन्होंने आते साथ कहा, धन्यवाद। और जैसा कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं शिक्षिका हूँ, इसीलिए मैं एकदम समय का पालन करती हूँ और हम सबको करना चाहिए कि उस शिक्षिका को नहीं। तो वो शिक्षाविद हैं, कवित्री हैं, साहित्यकार हैं। लेखन की विधा में गीत, गजल, दोहा, चौपाई, यानी वे छंद में रचनाओं का सृजन करती हैं और बहुत बेहतर करती हैं। केवल सृजन नहीं करती हैं, छंद तो बहुत सारे लोग जोड़ घटाव कर रहे हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत दिनों से परिचित है। हमारे मंच पर वे मुख्य अतिथि के रूप में आके एकल पाठ भी कर चुकी हैं। आज वह अध्यक्षता की भूमिका में है। छंद, आलोचना, लेख व कहानी भी लिखती हैं। बनारस की रहने वाली हैं और दिल्ली के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। हार्दिक अभिनंदन आपका, आप ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और हमारे जो आज मुख्य अतिथि के रूप में हैं, हमारे कवि मित्र हैं अंकेश कुमार जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं मंच की ओर से। और अंकेश कुमार युवा कवि, नमस्कार, धन्यवाद, युवा कवि हैं अंकेश कुमार जी और काफ़ी दिनों से लिख रहे हैं। इनका जन्म है 1969 का, पटना में रहने वाले हैं, पटना निवासी हैं। एमएससी भौतिकी साइंस कॉलेज पटना से विश्वविद्यालय से करने के बाद बीएड पटना ट्रेनिंग कॉलेज में उन्होंने किया है। एमए शिक्षा प्राप्त किया है नालंदा खुला विश्वविद्यालय से, विद्यावाचस्पति भी हैं और फिलहाल वे प्रधानाध्यापक है राजकीय कृत भारतीय विद्यालय लोहिया नगर सरकारी स्कूल में है। तो आज दोनों शिक्षाविद ही हमारे मंच पर उपस्थित हैं, अध्यक्ष और मुख्य अतिथि दोनों पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और बहुत बड़ी समाज की भूमिका अदा कर रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है। और हिंदी में पद विधा में वो लिखन कर रहे हैं, मुक्त छंद भी लिखते हैं, छंदबद्ध भी लिखते हैं और निबंध लघु कथा भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी कई कविताएं हमारे मंच उनकी एक संस्था भी चल रही है, राष्ट्रीय कवि मंच, जिसके वे अध्यक्ष भी हैं प्रांत के। आरंभ में कई पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही है। मधुशाला प्रकाशन से भी उनका एक संकलन प्रकाशित होकर आई है। लघु कथा जिंदगी से लेकर कई रचनाएं हैं उनके, बहुत विस्तार से उनका परिचय है। परिचय देने लघु का तो शायद उनकी कविताएं सुनने में हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए हमें उनकी कविताएं सुननी है। यह जान लीजिए कि वे ढेर सारे मान सम्मान उनको प्राप्त हुए हैं। हम उनको हार्दिक अभिनंदन करते हुए और सीधे सीधे अब हम आते हैं कि दूरदर्शन आकाशवाणी में भी उनका कार्यक्रम होता रहा है। तो आज अंकेश कुमार जी मंच पर हैं।
अभी अभी ऋचा वर्मा भी जुड़ गई हैं हमारी संस्था की अभिन्न सदस्य। और अब मैं आरंभ करता हूं प्रथम सत्र का। मुख्य अतिथि हमारे अंकेश कुमार जी हैं, उनके एकल पाठ से 10-15 मिनट के अंदर वे अपनी कुछ रचनाओं का पाठ करेंगे और उन रचनाओं पर छोटी सी डायरी में प्रस्तुत करूंगा, जिसमें कविता से लेकर उनकी कविताओं से संदर्भ में हम कुछ बातें करेंगे जिसका लोग इंतजार करते हैं। और उसके बाद अध्यक्षा टिप्पणी हमारी डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा जी देंगी। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं अंकेश कुमार को। कृपया अंकेश कुमार जी आइए और आप अपनी कुछ कविताओं का पाठ करें। ये आप सबको पुनः मेरा नमस्कार है और इस पटल का बहुत बहुत आभार कि आपने हमें यह अवसर दिया है, खासकर सिद्धेश्वर जी आप और आपकी पूरी टीम को। मेरी पहली कविता का शीर्षक है जीवन पथ। शुरू करता हूँ, पंक्तियां निवेदित है। देकर हाथ हाथ में तुमको, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बिल्कुल ठीक। बहुत सुंदर आवाज आ रही है, गाइए, बहुत मधुर। देख, धन्यवाद जी, धन्यवाद। देकर हाथ हाथ में तुमको सच सपने साकार किए, लेकर उम्मीदों की गठरी, लेकर उम्मीदों की गठरी, जीवन को आकार दिए, देकर हाथ हाथ में तुमको। जाना क्या पहचाना क्या है, जाना क्या पहचाना क्या है, वो रिश्ते जो थे न कभी, अपना क्या रे क्या है पराया, अपना क्या रे क्या है पराया, बूंद बूंद सब रीत गए, देकर हाथ हाथ में तुमको। चांदी के वो बेबस टुकड़े, चांदी के वो बेबस टुकड़े, घाव दिलों पे हजार किए, सांस की लहरें आस दिखाती, सांस की लहरें आस दिखाती, हर मुश्किल आसान किए, देकर हाथ हाथ में तुमको। और अंतिम है, देख के जिनके मन हर्षाए, देख के जिनके मन हर्षाए, जीवन है ये अरमान लिए, ऐसी होनी जीवन रथ की, ऐसी होनी जीवन रथ की, फिर क्यों हो न मिठास लिए, देकर हाथ हाथ में तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मौसम। मौसम की चर्चा हो रही थी कि पटना में क्या स्थिति है। ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रही हैं। हर ऋतु में, चाहे वर्षा ऋतु जी, चाहे वर्षा ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो या शरद हो, शिशिर हो, सभी ऋतुओं की स्थिति ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा इनकी मार झेलते आ रहे हैं। ये पर्यावरण असंतुलन का नतीजा है। तो एक गीत है मौसम।
अगर इजाजत हो तो मैं पंक्तियां पढ़ूं। स्वागत है, आप पढ़िए। जी धन्यवाद। मौसम का कौन सा गीत गुनगुनाऊं, मौसम की कौन सी बात तुम्हें बताऊं, मौसम का कौन सा गीत, बारिश की बूंदों में खिलती और बिलखती बूंदे, बारिश की बूंदों में खिलती और बिलखती बूंदे, उठती गिरती लहरों में जो घिरी है आंखें मूंदे, और कहो किस किस का हाल सुनाऊं, मौसम की कौन सी बात तुम्हें बताऊं, मौसम का कौन सा गीत, बूंदे ओस की जैसे तारे चमके मोतियों जैसे, बूंदे ओस की जैसे तारे चमके मोतियों जैसे, ठंड गुलाबी भीनी खुशबू हो रहे हो जैसे, कहो कि कौन सा प्रणय गीत दोहराऊं, या की सर्द सांसों की व्यथा सुनाऊं, मौसम का कौन सा गीत गुनगुनाऊं, मौसम की कौन सी बात तुझे बताऊं, मौसम का कौन सा गीत, दूर देश में बैठा कोई अपनों के आस लगाए, दूर देश में बैठा कोई अपनों के आस लगाए, पतझड़ के पत्तों को कोई वृक्ष न पास बुलाए, यह आस निराश का दीप में कैसे जलाऊं, मौसम की कौन सी बात तुम्हें बताऊं, मौसम का कौन सा गीत। और देखिए ग्रीष्म ऋतु का, अमिया उपवन मस्त रंगीले कहते दिन आ रहे रसीले, अमिया उपवन मस्त रंगीले कहते दिन आ रहे रसीले, सुन कोयल की कूक मैं दोहराऊं, यह धूप छाँव का खेल समझ न पाऊं, मौसम का कौन सा गीत, सूरज आग का बना है गोला तपिश हो गई तीखी, सूरज आग का बना है गोला तपिश हो गई तीखी, पानी पानी था जो पहले खन खन हो गई सूखी, सोचूं धरा को कैसे स्वर्ग बनाऊं, मौसम की कौन सी बात तुम्हें बताऊं, मौसम का कौन सा गीत गुनगुनाऊं, मौसम की कौन सी बात तुम्हें बताऊं, मौसम का कौन सा गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया गा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। एक नज्म है, शीर्षक है सहारा। सर अंकेश सर थोड़ी सी आवाज तेज कीजिएगा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, थोड़ी आवाज थोड़ी कर दीजिए। अच्छा ठीक है। ये नज्म है, शीर्षक है सहारा। ठीक है आवाज। मेरी सांसों को जरा कोई सहारा दे
मेरी सांसों को जरा कोई सहारा दे दे, कतराए जिंदगी का कोई इशारा दे दे। गुल की खुशबू की तरह खुद से बिखर जाए हम, गुल की खुशबू की तरह खुद से बिखर जाए हम, या खुदा इश्क चमन का नजारा दे दे, मेरी सांसों को जरा कोई सहारा दे दे। अगली पंक्ति लिखिएगा। मौत भी इस तरह से शर्म हुई थी पहले, मौत भी इस तरह से शर्म हुई थी पहले, इस शहर में जो हो बसर वो सहारा दे दे, इस शहर में जो हो बसर वो सहारा दे दे। है मोहब्बत से भरी तेरी ये दुनिया, फिर भी है मोहब्बत से भरी तेरी ये दुनिया, फिर भी जो दिल को दे सके सुकून वो शरारा दे दे, जो दिल को दे सके सुकून वो शरारा दे दे। और आखिर में कश्तियाँ हैं बहुत घिरी हुई तूफानों में, कश्तियाँ हैं बहुत घिरी हुई तूफानों में, कोई तौफीक हो के फिर से किनारा दे दे, कोई तौफीक हो के फिर से किनारा दे दे, मेरी सांसों को जरा कोई सहारा दे दे, कतराए जिंदगी का कोई इशारा दे दे। बहुत धन्यवाद। और इस नब्ज के बाद अगर क्या समय है क्या अभी? हाँ, एक कविता और पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक है, एक नब्ज भी है, मैं पेश कर रहा हूँ। वो मेरा आईना क्यों बेवफा है, ये अंतिम में ये करके मैं, वो मेरा आईना क्यों बेवफा है, वो मेरा आईना क्यों बेवफा है, जमाने भर की सूरत से खफा है, वो मेरा आईना क्यों बेवफा है, जमाने भर की सूरत से खफा है, वो जो कहते हैं कुछ नहीं तुझ में, वो जो कहते हैं कुछ नहीं तुझ में, वही हर बात से
क्यों नाज़दा है वही हर बात से, क्यों नाज़दा है वो मेरा आईना, क्यों बेवफा है, जाने क्यों है उन्हें उम्मीद हमसे, जाने क्यों है, जाने क्यों है उन्हें उम्मीद हमसे, वही कश्ती है वही नाखुदा है, वही कश्ती है वही नाखुदा है, वो मेरा आईना क्यों बेवफा है, पूछती है तेरी आंखें तक के, पूछती है तेरी आंखें तक के, दिल के अरमां है या कोई मर्तदा है, दिल के अरमां है या कोई मर्तदा है, वो मेरा आईना क्यों बेवफा है, जमाने से आखिर में जमाने से नहीं हासिल कुछ भी, जमाने से नहीं हासिल कुछ भी, यही वो बात फिर क्यों गमज़दा है, यही वो बात फिर क्यों गमज़दा है, वो मेरा आईना क्यों बेवफा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूब अंकेश कुमार जी। मुझे तो लग रहा था कि आप केवल आज मुख छंद से बाहर की कविताएं सुनाएंगे, लेकिन छंद में इतनी बढ़िया बढ़िया कविताओं का पाठ आपने किया। आपके नज्म भी छंदों से बंधे हुए हैं और गाने का अंदाज भी आपका एकदम बिल्कुल अलग ढंग का है। आपने समा बांध दिया है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह की कविताएं बहुत कम सुनने को मिलती है। और कविता हो, गज़ल हो, नज्म हो तो कुछ आशिक की बात इसके बजाय इस मजाजी तो हो ही जाती है। आपकी नज़मों को सुनकर मुझे अपने एक शेर याद आ गए कि जुबान से नहीं तो इश्क के शब्दों में होती है बयां, जुबान से नहीं तो इश्क शब्दों में होती है बयां, और आंखें ही बन जाती है गीत गज़ल की जुबां, आंखें ही बन जाती है गीत गज़ल की जुबां, जमाने की परवाह कब करती है इसके मोहब्बत, जमाने की परवाह कब करती है इसके मोहब्बत, रूठ जाती है जाने जिगर तो छा जाती है खिजां। ये शब्द ये शेर आपको मुबारक करते हुए, और एक छोटी सी डायरी जो आपकी कविताओं को पढ़ने के बाद हमने लिखा, या अरुण कुमार जैन, या ये आज हमारी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सुनीता जैन, उनकी गज़लों को पढ़ के हमने जो लिखा वो मैं संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूँ। सुनील कुमार जैन, क्योंकि आरंभ में मैं भी मुख छंद कविताएं ज़्यादा लिखता हूं, लेकिन जब गज़ल लिखने का प्रयास किया तो आरंभ में सुनीता जी ही बहुत सी गज़लों को हमारा संवारा, देखा भी, हम उनके आभारी हैं। और आज आपकी गज़लों को सुनकर मन मुग्ध हो गया। और मैं आपको बतला दूं कि आपकी कविताओं को पढ़ने पर हमने जो लिखा डायरी, उसमें बहुत सारी आज की कविताओं पर हमने बहुत ज़्यादा लिख दिया, लेकिन समय बहुत हो चुका है, मैं उसको संक्षिप्त पढ़ रहा हूँ, ऊपर के कुछ पंक्तियाँ को हटाकर।
जिसमें आपकी कविताओं की जो जिक्र हुई है उस पूरा मैं कभी सोशल मीडिया पर डालूंगा पटल पर। दोस्तों, कविता कला का एक मनोरम और अनूठा रूप माना जाता है। सौंदर्यता पूर्वक अपने भीतर की भावनाओं को अभिव्यक्त करने की प्रभावकारी काव्यात्मक स्वरूप है कविता। अपने अपने ढंग से विभिन्न भाव की कविताएं आम पाठकों को प्रभावित और प्रेरित करती रहती हैं। छंद मुक्त से लेकर छंद में लिखी गई गीत, गजल, नज्म आदि अपने अपने ढंग से पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक सच यह भी है कि छंद वाली कविताएं ही पाठकों को अधिक प्रिय है और ऐसी कविताएं लिखना कवियों के लिए कठिन उपलब्धि है, वह भी ऐसे समय में जब मुख्य धारा के कई नामचीन कवि कविता के नाम पर सपाट बयानी लिख रहे हैं, यानी वैचारिक कविता के नाम पर गद्य परोस रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसी गद्य कविताओं का अखाड़ा बन गया है जिसे अधिकांश लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही गीत, गजल और काव्यात्मक नज्मों को सर्वाधिक पढ़ा भी जा रहा है और वह सीधे सीधे आम पाठकों से जुड़ भी रहा है। जबकि ऐसे सार्थक कविताएं एक मिली जुली साजिश के तहत आम पाठकों के करीब आ ही नहीं रही थी। कविता पर कुछ प्रबुद्ध जनों ने अपना आधिपत्य जमा रखा था। समीक्षक, आलोचक, संपादक, प्रकाशक सभी एकजुट के सदस्य बन गए थे। कविता पाठकों को पसंद आए या ना आए, उसे खूब उछाला जा रहा था। इस कारण ही कई पाठक पत्र पत्रिकाओं से कटते चले गए। पत्र पत्रिकाओं में कविताएं कम दिखने लगी, अखबार तो साहित्य को बिल्कुल ही समेट लिया। ऐसी स्थिति में पाठक कविता से दूर भाग रहे थे। जब से सोशल मीडिया पर साहित्यिक रचनाएं अधिक आने लगी है, अब वह सीधे सीधे आम पाठकों से जुड़ने लगी है, अपना प्रभाव वह दिखलाने लगी है, तब से कविता में जबरन अपना चेहरा दिखलाने की दादागिरी भी खत्म हो गई है और अब वैसे कवि ही अधिक पहचाने और पढ़े जा रहे हैं जिनकी रचनाओं में दम होता है। उनकी रचनाएं सीधे सीधे आम जनता के हृदय में पहुंचकर रस बस जाती है। निश्चित तौर पर ऐसी कविताएं काव्यात्मक अभिव्यक्ति लिए हुए होती है। कविता को आम पाठकों के करीब लाने में समकालीन युवा कवियों का विशेष योगदान रहा है। ऐसे ही युवा कवि में एक नाम है अंकेश कुमार, जिनके द्वारा सृजित की गई कविताओं में न सिर्फ भाव की प्रवीणता होती है बल्कि कविता का असली चेहरा भी दिख पड़ता है। अंकेश कुमार का गीत हो या गजल या फिर कोई नज्म, उनमें सिर्फ शब्दों का जोड़ घटाव नहीं बल्कि भाव की ताजगी की नज़र आती है। जब कविता के माध्यम से वे कहते हैं कि पिता ना अमीर है ना गरीब, पिता रचयिता है मेरे अस्तित्व का, पिता होना एक जिम्मेदारी का एहसास है, उनका होना जिंदगी जीने का एहसास है, फिर जो भी आपके पास है पिता की सौगात है। माँ पर तो ढेर सारी कविताएं लिखी गई, लेकिन पिता के चरित्र को उजागर करती हुई अंकेश कुमार का यह नज्म अपने अलग ढंग से हमें प्रभावित करता है। दूसरी तरफ जिंदगी के मुश्किल भरे दौर से गुजरते हुए एक सकारात्मक विचार अपनी कविता में समेटने का प्रयास किया है अंकेश कुमार ने। जब वे कहते हैं अपनी शायरी में कि मुश्किलें दौड़ में संभलना होगा, चलते रहना है, ना रुकना होगा, नहीं दिखता जब सुख का सूरज, अंधेरे का साया है गहरा बहु, तो किनारे से ही सही वक्त से गुजरना होगा। अंकेश कुमार की लिखी गई इस तरह की छंद मुक्त कविताओं में सपाट बयानी देखने को नहीं मिलती, बल्कि हर 3-4 पंक्तियों के बीच एक काव्य नजर आता है जो उनकी छंद मुक्त कविताओं को भी सहज रूप से पठनीय बना देता है। कुछ ऐसी ही बात उनकी इस कविता में भी नजर आती है। हमारी धमनियों में उन्होंने तो यहाँ पर गीत गजल बहुत प्रस्तुत किया है, लेकिन उनकी कुछ मुखछंद कविताएं मुझे प्राप्त हुई थी, उस आधार पर हमने यह डायरी लिखा। उन्होंने एक जगह लिखा है, हमारी धमनियों में शिराओं में दौड़ती है बन के सरल जीवन, मेरे मस्तिष्क में मेरे हृदय में प्रतिध्वनित होते आपके कहे अनमोल वचन। और अपनी एक दूसरी कविता में लिखते हैं, लेखनी तू इतिहास लिखो इनके उनके हर एक दिल का सब प्रमाण इतिहास लिखो। अंकेश कुमार के नवगीतों में भी शब्दों का अद्भुत प्रयोग हुआ है। बारिश की बूंदों में खिलती और बिखरती बूंदे, उड़ती गिरती लहरों में जो घिरी है आंखें बूंदे, और कहाँ किस किस का हाल सुनाऊं, मौसम की कौन सी बात तुम्हें बताऊं। तो नए संदर्भों को उकेरने में पूरी तरह सक्षम है समकालीन कवि अंकेश कुमार। ये अंकेश कुमार पर हमारी कुछ प्रतिक्रिया थी। और अभी आपके सामने गज़ल प्रस्तुत करेंगी हमारी मुख्य जो अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर सुनीता जी।
तो उनकी गज़लों पर भी हमने कुछ गज़लें मुझे मिली थी जिसको हमने अंत में जोड़ा है कि कविता विधा में गज़ल सबसे अधिक लोकप्रिय विधा हुई है। इसका मूल कारण यह है कि 2-4 पंक्तियों में भी बहुत बड़ी बात कहने की क्षमता होती है एक गज़ल में, वह भी छंद और मात्रा के माध्यम से, जो दिल पर सीधा असर करती है। लेकिन गज़ल कहने वाले बहुत कम लोग हैं जो सही ढांचे में गज़ल को ढाल पाते हैं। यदि मैं चुनी हुई प्रतिनिधि गज़लकारों की बात करूं तो उनमें एक नाम डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा का भी आता है। सुनीता जी बेबाकी से अपनी बात गज़लों के माध्यम से कह जाती हैं। बीच में मैं कुछ जोड़ने लगता हूँ इसीलिए अटक जाता हूँ। बीच में जो लोग जो अभी चैतन्य चंदन जी अभी तुरंत तो जुड़े हैं, जो गज़ल के बहुत अच्छे हस्ताक्षर हैं, दिल्ली से हमसे जुड़े हैं चैतन्य चंदन जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि समय के गिरफ्त में हर इंसान है। इन बातों को कई शायरों ने अपनी गज़लों में अलग अलग ढंग से कहा है, लेकिन सुनीता जी अपनी अंदाज में कहती हैं, वक्त करता हिसाब है एक दिन और देता जवाब है एक दिन। और फिर कितनी खूबसूरती से इस सच्चाई को भी वह बयां कर जाती है कि प्यार से सींचते हैं जो उनका खिल ही जाता गुलाब है एक दिन। वैसे तो गज़लों की भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने वाली उनकी कई गज़लें हैं, किंतु उन गज़लों के प्रति हमारा आकर्षण अधिक बढ़ जाता है जिसमें बात बिल्कुल अलग तरीके से की जाती है। जैसे उनकी डॉक्टर सुनीता जी की एक गज़ल यह देखिए, जब वह लिखती हैं, तेरा एक दीवाना हूँ काफिर नहीं हूँ, असल में जो मैं हूँ वो जाहिर नहीं हूँ। लिखूँगा मैं लिखता नया ही रहूँगा, थकू राह में ऐसा शायर नहीं हूँ। जीवन की तल्ख सच्चाइयों एवं हृदय की रुमानियत को अपने अलग ढंग से और अपने अलग अंदाज में प्रस्तुत करने वाली डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा गज़ल की अप्रतिम हस्ताक्षर है। दोस्तों, यह मेरी एक छोटी सी डायरी थी आज के कार्यक्रम में जो रचनाएं पढ़ी जा रही है और पढ़ी जाएगी। इस बीच हमारे कई महत्वपूर्ण रचनाकार भी जुड़ते चले गए हैं, जिसमें डॉक्टर अनुज प्रभात जी हैं, ऋचा वर्मा जी जुड़ गई हैं, घनश्याम जी जुड़ गए हैं, और अभी अभी जैसा हमने कहा कि चेतन किरण जी भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। कुछ लोग की आवाज़ आ रही है, कुछ माइक जैसा म्यूट, और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज़, कृपया माइक को म्यूट कर ले ताकि और लोग की आवाज़ ना आए। और अब समय है अध्यक्ष उद्बोधन का, यानी प्रथम सत्र के अंत में अध्यक्ष उद्बोधन डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा जी देंगी अपनी, और फिर दूसरे सत्र का आरंभ होगा डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा की 2 गज़लों से। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा जी को कि वे कृपया आएँ और अपनी अध्यक्ष भूमिका निर्वाहन का कार्य करें। डॉक्टर सुनीता जी, बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। आदरणीय सिद्धेश्वर जी का हृदय तल से आभार है और नमन करते हैं आपके मुख्य अतिथि कुमार और आज सम्मानीय सभी गणों जो आज उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ पर वक्त के विषय में एक बात कह दूंगी। वक्त कहकर यूं नवाजा जा रहा हूँ, एक दिन हूँ मैं गुजारा जा रहा हूँ। यह जमाना मुझको समझे या न समझे, मैं अमीरे दस्त बनाया जा रहा हूँ। आदरणीय सिद्धेश्वर जी के माध्यम से जो यह कार्यक्रम तैयार किया गया है और जो हेलो फेसबुक अवसर साहित्य यात्रा का जो यह कार्यक्रम है, हम सब को एक जगह इकट्ठे होने का, अपनी अभिव्यक्ति देने का जो अवसर देता है, हम लोग सब मिलके यूं कहेंगे कि इस दिन को, इस समय को सार्थक कर रहे हैं। एक इतिहास गढ़ रहे हैं, इतिहास से जुड़ रहे हैं, इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं। अब मैं आदरणीय डॉक्टर अलकेश कुमार
द्वारा प्रस्तुत जो गजल प्रस्तुत किए हैं उससे पे आती हूँ। अध्यक्ष की भूमिका बड़ी कठिन होती है, इसको निभाने का अवसर आदरणीय जी ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम दे दिया है और पूरे सत्र तक मुझे एक एक व्यक्ति को सुनना, समझना, टिप्पणी देना और मेरी कोशिश रहेगी कि वह टिप्पणी जो हो सार्थक हो, क्योंकि एक गजलकार, एक गीतकार, काव्यकार बड़ी मेहनत जब शब्द और अर्थ का मिलन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, तब जाके कहीं बड़े परिश्रम से एक कविता का निर्माण करता है। आइए डॉक्टर अलकेश कुमार जी की जो उन्होंने शुरू की सब लेकर का में का उत्साह प्रेम की अलकेश कुमार ने अपनी रचनाओं में उपस्थित किया, अपने हृदय के भाव को खूब किया, प्रेम से हमें जोड़ा। प्रेम वह जीवन है जिसे भुलाया नहीं जाता। इस पे मेरी एक टिप्पणी के माध्यम से मैं आदरणीय अलकेश कुमार उनकी इस रचना पे मेरी टिप्पणी पूर्व महिला का प्यार है, जीवन इस मसाला है, जिस दिल में प्रेम भरा वह शिवाला है, जिस दिल में वह दिल एक शिवाला है। हमें दिल रहे हैं सकते हैं, वो व्यक्ति इतना सरल और प्यारा देने वाला रचना नमन करते हैं, उनको हैं। दूसरी रचना की मौसम का कौन सा गीत गाएं कि खिलती ओस काले से मुझ जैसे पंक्तियां को प्रकृति से जोड़ा। अलकेश जी ने अपनी रचनाओं से प्रकृति की उपमा को लेकर अपनी में करता मौसम पे जी की सांसों को जरा कोई दे दे, जिंदगी का कोई इशारा दे दे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ये रचना वास्तव में एक है, एक नहीं होता है, एक दीवार से घर नहीं बनता। प्रभु ने हमारे शरीर में एक अंग दोनों दे रखे हैं, दो आंखें, दो नाक, दो कान, दो होठ, दो हाथ, दो पैर। तो जो स्त्री पुरुष है वो कैसे एकाकी रह सकते हैं? प्रकृति में सभी चर अचर जोड़े में ही अच्छे लगते हैं। बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की। टिप्पणी है, हमें किसी से प्यार होता है, हमें किसी
से जब प्यार होता है, निशब्दता ही उपचार होता है। मौन रहती मन कामनाएं, मौन रहती मन कामनाएं, हृदय से अभिसार होता है, हृदय से अभिसार होता है। बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर अलकेश जी। और मुझे आश्चर्य होता है कि डॉक्टर अलकेश जी और साहित्य की सेवा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात हो जाती है हिंदी के क्षेत्र में पढ़ना, लेकिन पढ़ के देश विदेश में साहित्य के क्षेत्र में ऊंचा नाम किए हैं। से जुड़े समय में सर अलकेश जी महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। अब बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगता है नेट आपका कुछ कमज़ोर आज दिखला रहा है, कहीं कहीं आवाज़ कट जा रही है। फिर भी आपने जो भी सुन पाया, बहुत अच्छी अध्यक्ष टिप्पणी आपने दिया है डॉक्टर अंकेश कुमार के प्रति। और अब आप ये इस आपकी अध्यक्ष क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ, अब आवाज़ जा रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज़ आज नेटवर्क लगता है थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए आपकी आवाज़ ठीक है। मैम की आवाज़ थोड़ी कट रही थी। आपकी ठीक है। हाँ तो हाँ, आपका हाँ, इसीलिए चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे सत्र का आरंभ करते हैं। आपकी 2 गज़लों से आप 2 गज़लें का पाठ करेंगी। आपकी गज़लों पर तो हमने टिप्पणी दे ही दिया है। अंकेश कुमार मुख्य अतिथि हैं, उनसे निवेदन होगा कि आप 2 गज़ल पाठ करेंगी, उस पर वे अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जी सर, बिल्कुल। शुरू करते हैं। अपनी गज़ल सुनिएगा। उसकी हर एक बात का असर मुझ पर अच्छा लगा, उसकी हर एक बात का असर मुझ पर अच्छा लगा। मुद्दतों के बाद कोई हमसफर अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हमसफर अच्छा लगा। देखकर आंखों में उसकी दिन रात की फिक्र को, देखकर आंखों में उसकी दिन रात की फिक्र को, था छुपा जो आज वो जख्मे जिगर, आज वो जख्मे जिगर अच्छा लगा। था छुपा जो आज वे वो जख्मे जिगर अच्छा लगा। थी उदासी ही उदासी, थी उदासी ही उदासी, घर में चारों तरफ खिलखिलाहट से उसकी ये घर अच्छा लगा, खिलखिलाहट से उसकी ये घर अच्छा लगा। वैसे तो मैंने लगाए आंगन में पेड़ कई, वैसे तो मैंने लगाए आंगन में पेड़ कई, साथ जो तेरे लगाया वो सजर अच्छा लगा, साथ जो तेरे लगाया वो सजर अच्छा लगा। अंतिम बंद सुनिएगा। अंतिम शेर है। राह में खुदगर्ज कितने ही सुधा मुझको मिले, राह में खुदगर्ज कितने ही सुधा मुझको मिले, साथ तेरा एक मुझको उम्र भर अच्छा लगा, एक मुझको उम्र भर अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं दूसरी गजल प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
दूसरी गजल सुनिएगा। भूख लाचार करती है इंसान को, भूख लाचार करती है इंसान को, आदमी बेचता तब है ईमान को, आदमी बेचता तब है ईमान को। इस सदी में भी अल्फाज के अश्म से, इस सदी में भी अल्फाज के अश्म से कर रहे लोग घायल हैं बेजान को, कर रहे लोग घायल हैं बेजान को। जख्म का सिलसिला आज भी जारी है, जख्म का सिलसिला आज भी जारी है। फूल तरसा शहर शाम गुलदान को, फूल तरसा शहर शाम गुलदान को। नाव कागज की दफ्तर से चल तो पड़ी, नाव कागज की दफ्तर से चल तो पड़ी, बाढ़ में कर रही है याद हनुमान को, बाढ़ में कर रही है याद हनुमान को। पेट की भूख कितने युवा स्वप्न की मेट देती अचानक ही मुस्कान को, पेट की भूख कितने ही युवा स्वप्न को मेट देती अचानक ही मुस्कान को। अंतिम शेर है, जिंदा बुत साथ के साथ बनवा रहे, जिंदा बुत साथ के साथ बनवा रहे। बुत सुधा कितने तरस रहे हैं पहचान को, बुत सुधा कितने तरस रहे हैं पहचान को। धन्यवाद जो बड़े ध्यान से आप लोगों ने मेरी प्रस्तुति को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इंटरनेट को भी, कम से कम आपके विचार कट रहे थे, आपकी गजल साफ साफ सुनाई पड़ी। आपने माइक को बंद कर लीजिए अध्यक्ष महोदय। अंकेश जी आपका माइक खुला है, बंद कर लीजिए। अंकेश सर, धन्यवाद। हाँ सुधा जी, ये सुनीता जी, आप भी माइक को बंद कर लीजिए। जी जी बंद कर लीजिए। बंद नहीं हुई सुनीता जी, माइक को म्यूट कर लीजिए। मैं कर रही हूँ सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा जी। आपकी तो तस्वीर ही गायब हो गई, आपका नेट लगता है ठीक काम नहीं कर रहा है। आप गज़ल बहुत बढ़िया पढ़ी और निश्चित तौर पर एक एक शब्द बहुत ही हृदय को छूने वाले थे। आपने कहा, उसकी हर एक बात का असर मुझे अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा। क्या पंक्ति आपने लिखा है, बहुत खूब। और फिर आगे आप कहते हैं कि भूख लाचार करती है इंसान को, आदमी बेचता तब है ईमान को। माने कि समाज से लेकर, जीवन से लेकर, संबंधों को लेकर आपने अपनी गज़लों में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बातों को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि अंकेश कुमार जी आपकी गज़लों पर संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी देंगे। अंकेश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा जी, बहुत अच्छा आपने बयां किया है और बहुत अच्छी पंक्तियां। पहली जो गजल है आपकी, खिलखिलाहट पे उसकी ये घर अच्छा लगा, खिलखिलाहट पे उसकी ये घर अच्छा लगा, वैसे तो मैंने लगाए आंगन में पेड़ कई, वैसे तो आंगन में लगाए मैंने पेड़ कई, साथ जो तेरे लाए लगाए वो अच्छा लगा। ये बिल्कुल शाश्वत प्रेम की कहानी है इस गजल में। और
जो शाश्वत प्रेम है, जो जैसा कि इन्होंने हमारी गजलों नज़्मों में भी कहा है कि जोड़े में जो प्यार है, तो वो जो चीजें हैं, वो जो मतलब आत्मा जो है, प्रेम की जो पराकाष्ठा है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी, एक दूसरे के प्रति त्याग, एक दूसरे के लिए अपने इच्छाओं को न्यौछावर करना, ये जो प्रेम की जो आहुति है, यही शाश्वत प्रेम है, जिसमें आदमी एक दूसरे में अपने आप को उत्सर्ग कर देता है। ये बहुत अच्छी पंक्तियां है और आपने बहुत अच्छी तरह से बखूबी आपने इसका जो आपने ये किया, जो अभिव्यक्ति बयान की है, वो काबिल तारीफ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूसरी गजल इनकी जो थी, वो जीवन में संघर्ष की, जिजीविषा की कहानी कह रही थी। एक व्यक्ति कैसे पहचान के लिए शहर में गुम हो जाता है, और जिस तरह से इन्होंने ये कहा है कि फूल कहता शहर को गुलदान, तो अभी क्या है कि गुलदान में जो रखा हुआ है, उसी को शहर उसी को कह रहा है, क्योंकि उसने बाग बगीचे नहीं देखे। तो ये एक परिवर्तन है जो हम शहर की ओर जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो जीवन की जो बेहतरीन चीजें हैं, उसको कहीं ना कहीं हम उसको दफन करके आगे बढ़ रहे हैं और इसी को विकास की लकीरें मान ले रहे हैं। तो इस पर भी इन्होंने चिंतन किया है। और शहरी जिंदगी में जो आपाधापी मची हुई है, जो गला काट संस्कृति है, जो जीविका है, जो जीवन के संघर्ष की कहानी है, उसको बहुत बहुत सुंदरतम तरीके से इन्होंने इन शब्दों में पिरोया है और ये काफी अच्छा है। भूख लाचार करती है इंसान को, आदमी बेचता तब है ईमान को। वाकई ये दिल को छू लेने वाला और बहुत ही मर्माहत करने वाला, बहुत मर्मस्पर्शी है। आपकी इन पंक्तियों को मेरा बहुत सलाम है और पाठकों की तरफ से सलाम है। ये बहुत अच्छा आपने अभिव्यक्ति प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अंकेश कुमार को भी। पहले अपना माइक म्यूट कर लीजिए अंकेश कुमार जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतनी बढ़िया टिप्पणी डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा की गज़लों पर आपने दिया। निश्चित तौर पर उनकी गज़लें इस योग्य ही है कि कोई भी सुनेगा तो ऐसे ही शब्द निकलेंगे हृदय से। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता सिंह सुधा जी, इतनी बढ़िया बढ़िया गज़ल लिखने के लिए। अब आपकी गज़लें तो हमारे पटल पर हमेशा आती रहती है और लोग पढ़ते हैं, और सांच को आज क्या वो गज़ल आपके सामने, सबके सामने होती है। और निश्चित तौर पर आप गज़ल के बहुत ऊंचे मुकाम पर आप हैं और ईश्वर करे कि आप और ऊपर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यह डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा की गज़ल के साथ हमारे ये दूसरा सत्र का आरंभ हो चुका है। और आज सबसे पहले जुड़ने वाली रचनाकार थी सुधा पांडे जी। सुधा पांडे जी अक्सर इधर पहले जुड़ जा रही, बहुत ही रुचि रखती हैं साहित्य के प्रति, कविता प्रति, लोक कथा के प्रति। हाँ, मैं आपके बारे में बोल रहा था कि ये प्रसन्नता की बात है कि आप समय पर एकदम उपस्थित हो जाती हैं और सबसे पहले जुड़ती हैं। यह तो खासियत आपकी है। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं सबसे पहले इसीलिए कविता पाठ करने के लिए। लोग जैसे जैसे जुड़े हैं मैं उससे बुलाऊंगा। हालांकि आज बहुत अधिक लोग जुड़ गए हैं, फिर भी मेरी कोशिश होगी कि आप लोग अपनी छोटी छोटी कविता सुनाएंगे तो सबकी कविता पूरी हो जाएगी और हमारे अध्यक्ष महोदय उस पर बाद में टिप्पणी देंगे। मैं आपको आमंत्रित करते हुए कहना चाहूँगा, एक शायर की बहुत अच्छी पंक्तियाँ मेरे पास आई है कि हर कदम पर यहाँ तो धोखा है। चले आप पढ़ लीजिए। नमस्कार है। एक मिनट। मैं अपनी कविता आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ। पहले कैमरा ठीक कर लीजिए सुधा भी, कैमरा ठीक कर लीजिए। हाँ, इंदु उपाध्याय जी आप इसी तरह संपादन करते रहिए, आप ठीक कर रही हैं। अभी देख रही हूँ मैं। जी जी, अभी बहुत बढ़िया है, धन्यवाद सर। मेरी कविता है पलकों की छांव तले। पलक पलक की अलग कहानी, कुछ पलकों में बसती है दुनिया, कुछ पलकों में उजड़ती है जिंदगानी।
पलकों की छांव तले बावला है मन, पलक पलक की अलग कहानी। भावनाएं जुड़ती और बिखरती रहीं, संवेदनाओं की घड़ी जोड़ती रही। खुशियों का पल बाहें पसारे रही, मन उद्वेगों में सर पटकती रही। मन उद्वेगों में सर पटकती रही, पलक पलक की अलग कहानी। पलकों की छांव तले नजाकत तेरी, पलकों की छांव तले नजाकत तेरी। सब कभी घिरे जुल्फों में चांद छूने को चली। धीरे से घने बादल को हटाया, धीरे से घने बादल को हटाया। प्यार मोहब्बत दिल को बहलाने चली, प्यार मोहब्बत दिल को बहलाने चली। पलक पलक की अलग कहानी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा पांडे जी। अब अपने माइक को बंद कर लीजिएगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी रचना आपने प्रस्तुत किया। मैं कहना चाहूँगा कि जख्मे एहसास ने निढाल किया, जख्मे एहसास ने निढाल किया, हर कदम पर नया सवाल किया। मैंने शेरों में लिख दिया है फलक, जो मोहब्बत ने मेरा हाल किया। इन पंक्ति के साथ मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहूँगा, और वो है संतोष कुमार माधव जी। संभवतः मेरी मंच पर वे पहली बार आए हैं, पहली बार। यदि वे मंच पर हों तो आप कहाँ से जुड़े हैं, कृपया बतलाते हुए अपनी एक कविता का पाठ करेंगे। संतोष कुमार माधव जी। मंचस्थ सभी विद्वत जनों को सादर नमन। मैं संतोष कुमार माधव आला उदल की वीरभूमि जनपद महोबा से आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं मंच को। शायद मेरी आवाज आ रही होगी आप सब तक। आ रही आप पढ़िए। जी जी बहुत अच्छा है। एक गीत आप सभी को समर्पित करता हूं। मेरी पत्नी ने एक बार कहा, आप कविता लिखते रहते हैं, कभी मेरे बारे में भी लिखा करिए। मैंने काल्पनिक पत्रों के माध्यम से एक गीत लिखा और वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। वर्षों पहले पत्र लिखे थे, लगता जैसे ही कली है। वर्षों पहले पत्र लिखे थे, लगता जैसे ही कली है। प्यार छिपा था पावन, जैसे गंगा का जली है। प्यार छिपा था उनमें पावन, जैसे गंगा का जली है। वर्षों पर लिखे जैसी ही कली, प्यार में पावन जैसा जय। प्यार छिपा था उनमें पावन, तेरी शब्द में पूरा